अब बात करते हैं कोरोना के कहर की। और इस देश में वो राज्य जहां पर कोरोना बहुत तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है 15 मार्च से, उनमें छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है। और छत्तीसगढ़ के रायपुर की मॉर्चरी से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही हैं, डरा रही हैं। किलर कोरोना के कहर की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। खुले में शव, मॉर्चरी में शव रखने की जगह नहीं, पोस्टमार्टम तक के लिए लंबी वेटिंग। रायपुर में कोरोना वायरस का कहर किस कदर घातक होता जा रहा है, ये तस्वीरें इसका सबूत हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल की इन तस्वीरों को देखकर समझ लीजिए कि खतरा कितना बड़ा है और हालत कितने बदतर हो चुके हैं। पहले कोरोना ने जान ली और अब पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार तक के लिए लंबा इंतजार। रायपुर में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मॉर्चरी से लेकर मुक्ति धाम तक में जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ में मौत का आंकड़ा कोविड-19 से लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने जितनी भी आप चीज़ें देख रही है, आप यहाँ पर सीधे यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और शव इतने हैं कि रखने की जगह नहीं। ये 2 पूरे रूम में बॉडीज़ हैं। आप इधर से आके भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरे बॉडीज़ यहाँ पर हैं। उसके बगल वाला रूम भी पूरी तरह से भरा हुआ है। हर तरफ केवल और केवल शव ही शव नज़र आ रहे हैं। रोज 90 के आसपास शव जो है वो मरचुरी में आ रहे हैं, जिनका यहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है। काफ़ी डिले भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में 10,521 नए कोरोना के केस सामने आए। वहीं 24 घंटे में 82 लोगों ने दम तोड़ दिया। रायपुर में 2,833 कोविड पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 37 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के हालात भयावह होते जा रहे हैं। एक नज़ारा मैं आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल का दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं पेशेंट यहाँ पर बाहर में ही भर्ती कर लिए गए हैं क्योंकि अंदर बेड है ही नहीं। ऑक्सीजन भी किस तरह से लगी आप ये देख सकते हैं। हाथ में ही ऑक्सीजन का पाइप लिए बैठे हैं लोग। ऑक्सीजन बाहर बाजू में लगी हुई है और अधिकतर मरीजों को तो वो भी मुहैया नहीं हो पा रही। यहाँ से हटा दिया जा रहा है, यहाँ पर भर्ती नहीं लिया जा रहा है क्योंकि अंदर बेड खाली ही नहीं है। सिर्फ रायपुर ही नहीं, दुर्ग में भी ऐसे हालात नहीं हैं। महामारी को काबू करने के लिए राज्य के 18 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन 18 जिलों में से 5 जिलों में लॉकडाउन शुरू भी कर दिया गया है। वहीं रायगढ़, बलरामपुर, बिलासपुर, महासमुंद में बुधवार से लॉकडाउन होगा। टीम न्यूज नेशन। पिछले करीब 25 दिनों में उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि अंतिम संस्कार के लिए भी परिजनों को खासी दिक्कतें सामने आ रही हैं। शमशान घाट पर लाशों की कतार, खुले में अंतिम संस्कार। एक दिन में तो कल तो यहाँ रेस्क्यू रहा कम से कम 150 कलम सर यहाँ कम से कम नहीं तो कोरोना की बॉडी 150 के करीब आ रही है, 100-150 के करीब। कोरोना से लोग मर रहे हैं, अस्पताल में लाशें पड़ी हैं, तो शमशान घाट पर कई घंटों की वेटिंग चल रही है। लगभग 1 से 2 घंटे हम लोग को इंतजार करना पड़ रहा है यहाँ पे। 1 घंटा लग जा रहा है, फिर भी कोरोना का कोई यहाँ धुआं नहीं हो रहा है। वाराणसी के घाट पर अंतिम संस्कार करने वालों की भीड़ लगी है। हर दिन 100 से 150 लाशें लाई जा रही हैं। ऐसे में अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट की। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो मृतक यहाँ पर आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। शव लेकर परिजन लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। खुद यहाँ के लोग बता रहे हैं कि एक दिन में करीब 70 से 80 कोरोना पीड़ित जो मृत डेड बॉडी है वो लाए जा रहे हैं और यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं लखनऊ में मृतकों के अंतिम संस्कार में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन कदम उठा रहा है। कोरोना से बढ़ती मौत की वेटिंग टाइम से बचने के लिए लखनऊ नगर निगम 5 नई इलेक्ट्रिक शवदाह मशीन खरीदने जा रहा है। जी हम लोग 5 इलेक्ट्रिक मशीनें और ख़रीद रहे हैं। हालांकि प्रोक्योरमेंट में और उसका सिविल वर्क सेटअप होता है, उसमें समय लगता है, 15 दिन लगभग लगने की संभावना है। लेकिन यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है। वुडन जो पायर है उस पर हमारा सारा काम चल रहा है और कोई भी पेंडिंग नहीं है। कोरोना से निपटने के लिए यूपी सरकार एक्शन मोड में है। योगी सरकार ने RT-PCR टेस्ट बढ़ाने के आदेश दिए हैं, तो अस्पताल में बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। हॉस्पिटल हम लोग ने बढ़ा दिए हैं, बेड्स बढ़ा दिए हैं। उसके हिसाब से हमारा जो डेली हमको अपडेट मिलता है 7 बजे सुबह कि कितने पेशेंट्स हैं, कितने हॉस्पिटल बेड्स हैं, कितने उसके सापेक्ष पेशेंट्स हैं और कितने हमारे खाली हैं।
और उसमें भी कितने आईसीयू, वेंटिलेटर, इस तरह के मरीज हैं जिनको सीरियस है, जिनको किसी स्पेशलिटी में स्पेशल उसमें करना पड़ता है, ये सारे डिटेल आ जाते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब यूपी में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी, लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए कोरोना के कहर की आगे भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो सियासी खेमे से सामने आ रही है। जी हां, ममता बनर्जी पर मुश्किलें थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग की सख्ती देखने को मिली है। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई है। 24 घंटे का ये वक्त रहेगा जब ममता बनर्जी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब 24 घंटे की रोक लगाई गई है उनके ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से। अब से पहले जिस तरीके के विवादित बयान दिए ममता बनर्जी ने, उसी के मद्देनजर चुनाव आयोग का ये बड़ा एक्शन लिया गया है ममता बनर्जी के खिलाफ। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन पर 24 घंटे की रोक लगाई है चुनाव आयोग ने। अब वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे अगले 24 घंटे। लगातार ममता बनर्जी विवादित बयान देती रही हैं और उन्हीं विवादित बयानों के चलते नोटिस जारी किए गए हैं। ममता बनर्जी को 2 नोटिस चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए। पहले ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों से एकमुश्त होकर वोट डालने की बात कही थी, और दूसरा विवादित बयान सीआरपीएफ जवानों को लेकर था। मोहित दुबे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहित, और क्या कुछ खास बात चुनाव आयोग के इस नोटिस में? देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि लगातार जो ममता बनर्जी जो है उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों को लेकर, अर्धसैनिक बलों को लेकर जो उन्होंने निशाना साधा था, उसको लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था। और न्यूज नेशन में सबसे पहले एक खबर दिखाई थी कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। मोहित, ये जो रोक लगी है ममता बनर्जी पर, ये किस मामले को लेकर? देखिए, जो सीआरपीएफ के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था, उसको लेकर जो है ये चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। इसके अलावा जो उन्होंने तो मोहित हमारे सहयोगी, उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जैसा हमारे सहयोगी मोहितराज दुबे बता रहे हैं, सीआरपीएफ को लेकर जो विवादित बयान ममता बनर्जी ने दिया था, उसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगाई है चुनाव आयोग ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे सहयोगी मोहितराज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। जैसा वो बता रहे थे, सीआरपीएफ के जवानों को लेकर जो बयान दिया था ममता बनर्जी ने, उसी के चलते चुनाव आयोग की तरफ से सख्त फैसला लिया गया है। ममता बनर्जी अब 24 घंटे तक पश्चिम बंगाल में चुनाव का प्रचार नहीं कर सकेंगी, क्योंकि अब उन पर रोक लगाई गई है अगले 24 घंटे के लिए। विवादित बयान जो उन्होंने दिया था सीआरपीएफ जवानों को लेकर, सीआरपीएफ जवानों पर बीजेपी के तहत काम करने के लिए कहा था। 2 नोटिस ममता बनर्जी को हाल के दिनों में मिले थे। पहला अल्पसंख्यकों की के लिए अपील की थी ममता बनर्जी ने, जिसमें एकमुश्त वोट डालने की बात कही गई थी। इस नोटिस का जवाब ममता बनर्जी ने दिया था, ये कहते हुए कि वो लगातार लोगों से वोट डालने की अपील आगे भी करती रहेंगी। हालांकि एक तरीके का यू टर्न उनके उस नोटिस के जवाब में नजर आया था। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सवाल खड़ा किया था सीआरपीएफ जवानों पर, जिन पर आरोप लगाया था उन्होंने कि वो बीजेपी के पक्ष में एक तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि उन्होंने पूरी सीआरपीएफ के लिए ऐसा नहीं कहा था, लेकिन अब जैसा हमारे सहयोगी मोहितराज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि सीआरपीएफ जवानों को लेकर जो विवादित बयान ममता बनर्जी ने दिया है, उसी के मद्देनजर बड़ा एक्शन ममता बनर्जी के खिलाफ लिया गया है। जी मोहित, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, क्या कुछ खास इस नोटिस में? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ ये एक्शन लिया है, इससे निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए कहा जा सकता है। 24 घंटे के लिए उनको उनके प्रचार पर बैन किया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि ममता बनर्जी अब 24 घंटे के बाद जब ये दौर पूरा होता है तो क्या जवाब देती हैं। इसके अलावा एक और आपको खबर देती हूँ कि बाकायदा इसको लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ी बैठक आज की थी कि किस रूप में ममता बनर्जी पर कार्रवाई करनी है। हमने इस खबर को बताया भी था, और इस बैठक के बाद आपको बता दें कि ये चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है। कल एक बार फिर से चुनाव आयोग जो है इस पूरे मामले को लेकर बैठक करेगी, और बैठक में वह फिर से देखेगी कि कार्रवाई का आगे का प्रारूप क्या हो सकता है, क्योंकि टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी
जो है आरोप लगाया था, उसको लेकर भी टीएमसी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शिकायत चुनाव आयोग के भीतर की है। मोहित माफ कीजिएगा, आपको रुक रहा हूं। हमारे सहयोगी तपस कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तपस, ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग का प्रतिबंध अगले 24 घंटे प्रचार के लिए, लेकिन टीएमसी इस चुनाव आयोग के फैसले को किस तरीके से देखेगी, क्योंकि अक्सर इसको एक विक्टिम कार्ड के तौर पर पेश करते रहे तमाम नेता पहले भी। जी जरूर, ये झटका है तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी ही पार्टी की जो पेज ममता बनर्जी है, जिसके नाम पर ये वोट जो टीएमसी लड़ रही है, तो वहां ममता बनर्जी पर 24 घंटे आयोग ने 7 अप्रैल को उन्होंने एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यानी मुस्लिम वोटर। चलिए तपस, तो आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन एक बड़ा झटका जरूर है तृणमूल कांग्रेस के लिए, चुनाव आयोग की तरफ से 24 घंटे के प्रचार पर रोक का फैसला। चलिए एक बार फिर बात करते हैं कोरोना के बढ़ते कहर की, और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां कोरोना की बेकाबू रफ्तार डराने लगी है। वायरस के पलटवार से दिल्ली का हेल्थ सिस्टम हाफने लगा है। दिल्ली के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की भारी किल्लत नजर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का फिर सिर उठाना डरा रहा है। वायरस के महाअटैक के बीच दिल्ली का हेल्थ सिस्टम हाफने लगा है। पूरा निजाम ठप पड़ने लगा है। राजधानी के अस्पतालों में बेड्स की कमी देखी जा रही है। अस्पतालों में वेंटिलेटर की भारी किल्लत है। दिल्ली के अस्पतालों में 280 से भी कम वेंटिलेटर बचे हैं। यहाँ के 90% वेंटिलेटर और 60 से 70% बेड फुल है। दिल्ली की सबसे बड़ी कोविड फैसिलिटी में से एक राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो या फिर एम्स ट्रॉमा सेंटर और दिल्ली छावनी का बेस अस्पताल, हर जगह बेड और वेंटिलेटर खत्म हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजीव गांधी में 200 वेंटिलेटेड बेड हैं और समहाउ आज की डेट पे सभी के सभी बेड्स के ऊपर जो वेंटिलेटेड बेड हैं सब पे पेशेंट्स हैं। ये एक चिंता का विषय है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में हालात तेजी से गंभीर होते जा रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार का दावा है कि राजधानी में हालात अभी अंडर कंट्रोल है। वेंटिलेटर की हर एक पेशेंट को जरूरत नहीं होती है, सिर्फ 2-3% लोगों को होती है। होता क्या है कि जो वेंटिलेटर बेड है, अगर वो ऑक्यूपाइड है तो उसको लिखते हैं भी वेंटिलेटर पे बेड पे एक्चुअल वेंटिलेटर के ऊपर बहुत कम पेशेंट है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बुराड़ी हॉस्पिटल में 30 पेशेंट हैं जो कि वेंटिलेटर बेड के ऊपर है, पर वेंटिलेटर पे एक भी नहीं है। दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हर तरह के बड़े इवेंट और भीड़भाड़ पर रोक है, लेकिन इन सब के बावजूद वायरस से बचाव के लिए आपको 2 गज दूरी और मास्क जरूरी के मंत्र का पालन करना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। जी हां, तो 2 गज की दूरी और यानी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बेहद जरूरी है, क्योंकि जानकार जो लगातार कोरोना को लेकर बातें बता रहे हैं वो हर किसी को परेशान कर रही हैं, डरा रही हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो पुराने स्ट्रेन के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर ऐसे कहर बरपाएगी, किसी को उसका अंदेशा नहीं है। मरीजों से बेड फुल है। अंतिम संस्कार के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना विकराल, नए स्ट्रेन की बेकाबू रफ्तार। कोरोना के नए स्ट्रेन के असर की चर्चा हर जगह हो रही है। कोरोना का नया स्ट्रेन पहले के स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक है, ये साबित होता जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट की रफ्तार पुराने वेरिएंट से दोगुनी है। अब एक मरीज से संपर्क में आने वाले 80 से 90% लोग संक्रमित हो रहे हैं। यानी अगर आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो इन्फेक्शन की आशंका बहुत ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उसके लिए कोरोना के नए वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस संबंध में कुछ अहम खुलासा किया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि पहले एक मरीज अपने संपर्क में आने वाले 30 से 40% लोगों को संक्रमित कर पाता था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 80 से 90% तक पहुंच गया है। कोरोना के जो नए वेरिएंट है उनमें यूके, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील वाले वेरिएंट ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। दिल्ली में यूके और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के मरीज ही पाए गए हैं। इन्हीं वेरिएंट्स को संक्रमण की ज्यादा रफ्तार के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर मुश्किलों में इजाफा कर रही है। कहर बनकर टूट रही है कोरोना की दूसरी लहर। हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमण के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं।
एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया का हर छठा केस भारत से आ रहा है। दुनिया में 24 घंटे में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हिंदुस्तान से आए, यानी 24 घंटे में इन्फेक्शन के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। यही ट्रेंड रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत कोरोना मरीजों की टोटल संख्या के मामले में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। अभी कोरोना मरीजों की कुल संख्या के मामले में भारत नंबर 2 पर है, यानी मरीजों की तादाद में भारत ब्राजील से आगे निकल चुका है, सिर्फ अमेरिका से पीछे है। हिंदुस्तान में बीते एक हफ्ते में 6 दिनों में रोजाना संक्रमण के 1 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। जो इन्फेक्शन का ट्रेंड है वो बताता है कि न सिर्फ इन्फेक्शन के मामलों में रोजाना तेजी आई है, बल्कि रोजाना ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी घटी है। देश में 7 अप्रैल को रिकवरी रेट 92.38% था, जो अब घटकर 89.86% हो चुका है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर आई है, उसमें एक और अलग ट्रेंड नजर आ रहा है। हिंदुस्तान में युवा बन रहे हैं कोरोना के सुपर स्प्रेडर। देश में कोरोना के जो मामले सामने आए हैं उसमें 65% मामले 18 से 45 साल के युवाओं के बीच के हैं। ये वो तबका है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है। ये लोग ऑफिस जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट जा रहे हैं और कोरोना के सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं। तो ये म्यूटेटेड वायरस है, ये म्यूटेटेड वायरस ज्यादा परेशान कर रहा है। इस म्यूटेटेड वायरस की मारक क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा है। ये म्यूटेटेड वायरस ज्यादा जल्दी शरीर के कोशिकाओं से चिपकता है। इसकी जो जिसको कहते हैं इन्फेक्टिविटी वो बहुत ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि इन सुपर स्प्रेडर्स को कंट्रोल करने का बस एक ही उपाय है, वो है वैक्सीनेशन। जानकारों के मुताबिक 18 से 45 साल के युवाओं का वैक्सीनेशन वक्त की जरूरत बनता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात महाराष्ट्र की, जहां सबसे ज्यादा मामले लगातार कोरोना के सामने आते रहे। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिलता रहा। बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से एहतियातन कदम उठाए गए। आज महाराष्ट्र सरकार ने क्या कदम उठाए, इस पर दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता कहर, क्या टोटल लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र? इन सवालों के बीच महाराष्ट्र में कोरोना के जो रोजाना मामले सामने आ रहे हैं वो चिंता बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 345 से ज्यादा मौत हुई। मामले बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ शहरों में भी रेमडेसिविर मेडिसिन की भारी किल्लत है। रेमडेसिविर की सप्लाई को लेकर पुणे में जनता प्रदर्शन कर रही है। अस्पताल में इंजेक्शन नहीं मिल रहा और मरीज के परिवार वालों को दर दर भटकना पड़ रहा है। एक पर्सन ने आके बोला कि यहाँ पे मिलेगा, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे इन्होंने यहाँ पे वो चीट लगाई कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे इंजेक्शन भी नहीं मिलेगा। वो बोल रहे हम लोग मंगा रहे हैं सरकार से, हमारे पास नहीं आ रहा है। बड़े अस्पताल में जा रहा है लेकिन छोटे नहीं आ रहा है। बड़े हॉस्पिटल और बड़े अस्पताल हमारे पास नहीं है। हमारे जो पेशेंट हमारे पास नहीं है, बाहर वाले को कैसे देंगे? बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने कुछ बेहद अहम फैसले लिए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई। मेडिकल कॉलेज के एग्जाम को भी स्थगित करने पर विचार जारी है। 72 घंटे में मेडिकल कॉलेज एग्जाम पर फैसला हो सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना के खिलाफ जंग के लिए और भी तैयारियां की जा रही हैं। महाराष्ट्र के कुछ 4 और 5 स्टार होटल्स भी बनेंगे कोविड केयर सेंटर। इन कोविड केयर सेंटर्स को प्राइवेट अस्पतालों की देखरेख में चलाया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के कहर के बीच कल से मंदिरों में शुरू होने वाली नवरात्र की पूजा और दर्शन को लेकर नई गाइडलाइंस क्या हैं, बताते हैं। नवरात्र के मौके पर दिल्ली के मंदिरों में न भक्तों की भीड़ उमड़ेगी और न ही प्रसाद बटेगा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए प्रशासन ने नवरात्रि को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। कोविड के मद्देनजर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने राजधानी में कई नई पाबंदियां लगाई हैं। नई गाइडलाइंस के तहत सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को सैनिटाइज टनल से होकर एंट्री मिलेगी। श्रद्धालुओं को मंदिर में फोन नहीं ले जाने दिया जाएगा। फोन रखने का इंतजाम भी मंदिर प्रशासन नहीं करेगा। मंदिर में श्रद्धालुओं को किसी तरह की पूजा सामग्री ले जाने की इजाजत ही नहीं होगी। श्रद्धालुओं को किसी तरह का प्रसाद भी नहीं दिया जाएगा। भक्त सिर्फ माता के दर्शन कर पाएंगे। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली में डीडीएमए ने तमाम गाइडलाइंस जारी की हैं और गाइडलाइंस के मुताबिक जैसे राजनीतिक या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर धार्मिक किसी भी तरह के आयोजन पर जिसमें गैदरिंग हो उस पर रोक लगा दी गई है। तो जो गाइडलाइन हम फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइजिंग मशीन हमने गेट के बाहर लगा रखी है, जैसे आप देख भी सकते हैं। देश के दूसरे राज्यों में भी नवरात्र के दौरान नए नियम कायदों का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में चैत्र नवरात्रि के दौरान मंदिर में दर्शन बैन कर दिया गया है। मंदिर बंद रहेगी,
यहाँ जो भी अपना पंडित पुजारी जो है पूजा करेंगे और बाकी मंदिर पूरी तरह से बंद रहेगी। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन का इंतजाम किया गया है। मंदिरों में नवरात्रि के दौरान चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इसको दृष्टिगत करते हुए मंदिरों में दर्शन, जोत के दर्शन ये सब प्रतिबंधित रहेंगे। जोत जलाए जाएंगे किंतु उसका दर्शन प्रतिबंधित रहेगा। महामारी के बेकाबू होने के मद्देनजर इस वक्त प्रशासन का पूरा जोर संक्रमण को काबू करने पर है, लिहाजा त्योहार को देखते हुए नए नियम लागू किए गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, पूजा अर्चना के दरमियान भी सावधानी क्यों, ये समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल में हरिद्वार महाकुंभ में भी कोरोना का बम फूट चुका है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा कुंभ में शामिल साधु संतों के संक्रमित होने की खबर है। हरिद्वार महाकुंभ में तमाम अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में कोरोना के फिर सिर उठाने के बाद महाकुंभ में भी संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। उत्तराखंड में 7,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले हरिद्वार में संक्रमण के 386 केस सामने आ चुके हैं। कई साधु संत भी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने कुंभ परिसर की सभी सीमाओं पर कोविड जांच सेंटर लगाए हैं और हर की पैड़ी में भी कई जगह पर जांच काउंटर लगाए गए हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे 4-5 कैंप हमने लगाए हुए हैं। दिल्ली से हम लोग आए हुए हैं और लोग तो मतलब थोड़ा कुछ लोग हैं जो कैंप से मतलब टेस्ट कराने से डर रहे हैं, बट उनको हम समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप ही के सेफ्टी के लिए है। आप अपना टेस्ट कराओ, रिपोर्ट लो, फिर आप कहीं भी घूमो। लोग तो डर रहे हैं लेकिन हम उनको करवा रहे हैं टेस्ट। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बावजूद हरिद्वार में लोग कोविड को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। हरिद्वार के घाटों पर लोग बिना मास्क के घूमते देखे जा रहे हैं। चुनौतियां ज़्यादा हैं और अखाड़ों को भी ये समझना होगा कि आम श्रद्धालुओं की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो कोविड के लिए सतर्क रहें। ये ज़रूरत साधु संतों को भी है कि वो भी अलर्ट रहें, क्योंकि अब अखाड़ों में भी मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कई प्रसिद्ध संत पॉजिटिव आ रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के पॉजिटिव आने के बाद चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि उनके साथ कई साधु संत संपर्क में रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, हरिद्वार। तो देखिए, कोरोना से बचना है तो बहुत ही सीधा सरल उपाय है। अगर वैक्सीनेशन लग सकता है आपको, आप उस उम्र के दायरे में आते हैं तो वैक्सीनेशन करवाइए, मास्क लगा कर रहिए जिस तरीके से मैं अमूमन रहता हूं पूरे दिन, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिए।